जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मेरी आवाज आ रही है? कमेंट्स करें जरा। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? कमेंट्स करें। जी राबिया जी आप प्रेजेंट हियर एंड निशाद नसीम प्रेजेंट हियर, निमरा प्रेजेंट। जी मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था वो वेंटिलेशन एंड एयर एंड वेंटिलेशन था। एयर मैंने आपको डिफाइन किया था कि व्हाट इज एयर, व्हाट इज वेंटिलेशन एंड अगर एयर एंड वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं आती तो लोग बहुत जी स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी तक किसी ने नहीं कहा आ रही है। जी स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट्स करें प्लीज। लास्ट टाइम हम एयर एंड वेंटिलेशन पढ़ रहे थे, जो इन्वायरमेंटल हेल्थ आपको पढ़ा रही हूँ। सना कंवल मेरी आवाज आ रही है? लोबेना if you listen me then send to message। टॉपिक था, यूनिट था, उसके अंडर सब टॉपिक जो है वो आ रहे हैं। सब टॉपिक में ये हमारा 5th सब टॉपिक है, जो लास्ट दिस इज द लास्ट वन ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन। अब एयर वेंटिलेशन में मैंने आपको एयर क्या है, वेंटिलेशन क्या है और नॉर्मल एयर एंड वेंटिलेशन क्या है, इसके अगर नॉर्मल एयर एंड वेंटिलेशन और स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी डिजीजेस जो है उन होम्स पे आती है जहाँ पे वेंटिलेशन या क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तो इसी तरह से आज मैं आपको स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन बताना चाह रही हूँ कि क्यूबिक स्पेस जो है वो 3000 फीट पर पर्सन पर डे पर आवर्स होती है। पर आवर में एक बंदे को जो जितनी डिजायर है वेंटिलेशन की वो 3000 फीट पर पर्सन के लिए पर आवर में जो है क्यूबिक की जरूरत होती है, 3000 फीट पर क्यूबिक। तो एयर चेंज 2 to 3 एयर चेंजेस इन एन आवर्स, और हर घंटे के बाद 2 to 3 टाइम जो है वो एयर चेंज करना जरूरी है। अगर ये नहीं करते तो जितनी डिजीजेस मैंने बताई वो डिजीजेस हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन जो है उसकी 2 टाइप्स है। नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन में यू नो
वेरी वेल कि विंड जो है वो एक नेचुरल वेंटिलेशन है। तो इसी तरह डिफ्यूजन डिफ्यूजन भी नेचुरल वेंटिलेशन है एंड इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, ये भी नेचुरल वेंटिलेशन में आता है। अब विंड तो आपको पता है कि जो हवाएं चलती हैं जो हमारे लिए नॉर्मल है, दैट इज द विंड। और दूसरी डिफ्यूजन जो है, इसमें जो एयर और वेंटिलेशन में इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कहीं पे लोअर कंसंट्रेशन है तो हायर कंसंट्रेशन उस पे मिक्स अप होके, तो उस पे जहाँ पे वेंटिलेशन कम है उसमें हायर वेंटिलेशन आके तो उसको कंसंट्रेट करती है। डिफ्यूजन इज ड्राइवन बाय अ ग्रेडियंट इन कंसंट्रेशन। जैसे कंसंट्रेशन है तो उसमें कुछ ग्रेडियंट, अब हम वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रेडियंट जो क्या होगी, वेंटिलेशन एंड एयर। वेंटिलेशन और एयर का क्रॉस और मिक्स अप होंगी तो वो एक नॉर्मल हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जहाँ पे जो है एग्जॉस्ट होगा, जहाँ पे जो है वेंटिलेशन सही नहीं होगी वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन आएगी, दैट मीन डिफ्यूजन। और वो हमारे लिए जो है ग्रेडियंट होगी और वो वहाँ कंसंट्रेशन या जो है डिफ्यूजन, दैट इज जो है वो उनको फिर नॉर्मल बनाएगी हमारी सेहत के लिए। इसी तरह इन इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में, अगर या लो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में, कोल्ड है या हॉट है, तो दैट इज द इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। और ये नेचुरल वेंटिलेशन में ही आता है। अगर नेचुरल वेंटिलेशन की डिफ्यूजन नहीं होती तो इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होता, तो दैट इज नॉट बेटर फॉर अस। तो इसमें फिर है कोल्ड ज्यादा है या हॉट ज्यादा है तो हमारे लिए वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है। जब हमें नेचुरल वेंटिलेशन नहीं मिलती तो कुछ चीजें जो है वो हमें फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन लेना पड़ती है। अब आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में नंबर 1 पे तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है। Exhaust ventilation and engineering control system to reduce contaminants such as dust, mist, fume, vapor or gas in the workplace. Simply, but it is something that suck an airborne contaminant out of the workplace. अब जो जो एग्जॉस्ट है, जैसे हमारे घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो ये जो क्या करता है, इसमें जो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो किचन का हमारा एग्जॉस्ट होता है। तो किचन के अंदर जो हमारा एग्जॉस्ट होता है, दैट ये मैंने तो सिर्फ किचन की आपको एग्जाम्पल दी है कि किचन में अगर हम एग्जॉस्ट चलाते हैं तो वो सारी जो है डस्ट पार्टिकल और एयरबोर्न स्मेल सब कुछ बाहर ले जाता है। सिंपली पुट, इट इज समथिंग दैट सक एट एयरबोर्न कंटेमिनेंट आउट ऑफ द वर्क प्लेस। उस वर्क प्लेस में जितने भी एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं उनको सक करके साथ एयर के बाहर ले जाती है और उस जगह की एयर को जो है नॉर्मल कर देती है। इसकी एग्जांपल मैंने वो दी है आप लोगों को किचन की। ये आप लोगों के सामने मैंने दी है किचन के अंदर जो हमारा हुड, जहाँ पे हम जो है प्रिपेयर्ड फॉर मील फॉर अस करते हैं, तो उसमें जो के बाहर भी लेके जा रहा है। और इसको आप स्टिल ना रह जाना कि मैडम ने तो किचन का बताया था, इसको हम किसी
इंडस्ट्री या किसी भी जो है वर्क प्लेस में भी ये चीज जो है हम एग्जॉस्ट वेंटिलेशन लगा सकते हैं। मैंने किचन की एग्जांपल इसलिए दी कि रोजमर्रा हमारी जिंदगी में ये किचन यूज होता है, और किचन की हुड जो है जस्ट लाइक दैट हुड होती है, और ये सारा ऊपर फैन चल रहा होता है, तो वो ये एग्जॉस्ट फैन जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको जो है स्मोक और स्मेल सबको बाहर ले जाता है। इसी तरह से अगर किसी फैक्ट्री जो है फ्रेश वेंटिलेशन या नेचुरल वेंटिलेशन नहीं आती, तो उसको हम एग्जॉस्ट वेंटिलेशन से जो है काम चला लेते हैं। इसी तरह से प्लैनम वेंटिलेशन प्लैनम ventilation is a system of mechanical ventilation in which fresh air is forced into the uh, spaces to be ventilated from a chamber, plenum chamber at a pressure slightly higher ventilation in which fresh air is poured into spaces to ventilate it from a from from a चैम्बर। अब चैम्बर से जितनी वेंटिलेशन आती है वो फोर्स के साथ आती है एट अ प्रेशर
चैम्बर आपको दिखा रही हूँ, जस्ट लाइक वो एक चैम्बर ही है, जस्ट लाइक वो एग्जॉस्ट फैन की तरह होता है, बट इसका प्रेशर जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ज़्यादा होता है। जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक से इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फाउल स्मेल को एक्सपेल कर देगी उस वर्क प्लेस से जहाँ से ये लगाया हुआ है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। इसी तरह से बैलेंस वेंटिलेशन, a balanced ventilation system introduces fresh outdoor air into the home. जी students, you are listen me, please respond to me, you are listen me. A balanced ventilation system introduces fresh outdoor air into a home at the same rate that that stale indoor air is exhaust from the home. If a balanced ventilation system is designed and installed properly, it neither pressurizes, uh, pressurizes or depressurizes the home. जी, इसमें इन्होंने कहा कि वेंटिलेशन अगर होम को हमने जो है बैलेंस एग्जॉस्ट टाइप लगेगा जो फ्रेश एयर को लेके आता है, और दूसरी साइड पे जो है वो चैम्बर एक लगाया होता है, उससे एग्जॉस्ट लाइट जो है एग्जॉस्ट फैन टाइप लगाया होता है, वो जो है बैड स्मेल को या ऑर्डर को जो है बाहर लेके जा रहा होता है। अब जो मैंने एग्जॉस्ट वेंटिलेशन पहले पढ़ाया उसमें सिर्फ एग्जॉस्ट यूज हुआ था। यहाँ पे जो है आपको ये पिक नजर आ रही है सामने, इस पिक में इक्वल बैलेंस ऑफ द वेंटिलेशन करना है। अब इक्वल बैलेंस कैसे है कि एक तरफ से फैन जो है फ्रेश एयर को लेके आ रहा है और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट फैन जो है वो बैड एयर को लेके जा रहा है। अब ये जिस भी बिल्डिंग में लगाया जाता है, होम में लगाया जाता है, किसी इंडस्ट्री इंडस्ट्री में लगाया जाए या किसी फैक्ट्री में लगाया जाए तो इसकी पाइपिंग और इसकी सेटिंग इस तरीके से की जाती है कि जो फ्रेश आउटसाइड से एयर आनी है वो सारे रूम्स और सारे एरिया में इक्वल फ्रेश एयर और सेम टाइम दूसरी
जाती है और वही फिर उससे एग्जॉस्ट फैन लगाए और सारे पाइपिंग के थ्रू से एयर जो है वो बाहर चली जाती है, आउटर एयर। ठीक है, अब तो आवाज आ रही होगी। थोड़ी देर के लिए राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ था, थोड़ा सा नेटवर्क का शायद इशू है, लेकिन यही नेटवर्क मैं रोज यूज करती हूँ तो यूज हो रहा होता। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है जी। नेक्स्ट जो था वो एयर कंडीशनिंग है। अब एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एन ऑक्यूपाइड स्पेस टू improve the comfort of occupants। अब एयर कंडीशनिंग जो है ये रिमूविंग ऑफ द हीट फ्रॉम द रूम्स और मॉइस्चर फ्रॉम द रूम्स एंड कंफर्ट फॉर द ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मीन हम लोग जो वहां रह रहे हैं उनको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, वहां से हीट जो है वो रिमूव करता है और मॉइस्चर भी रिमूव करता है। एयर कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इन्वायरमेंट्स। एयर कंडीशनिंग कहाँ पे यूज होता है? बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एरियाज में, दोनों साइड पे। जी अब तो बेटा मेरी आवाज आ रही है, वो थोड़ी देर के लिए राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ था। अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे मैसेज तो करें आप लोग। एयर कंडीशनिंग हो गया, इसके बाद डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड नीड्स ऑफ हाउसिंग। अब जो है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड नीड्स ऑफ द हाउसिंग। जो हम हाउस बनाते हैं, जो हम घर बनाते हैं, उसकी नीड्स क्या है? जी स्टूडेंट्स, आर यू लिसन मी? जी डिस्क्राइब द टाइप्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड नीड्स ऑफ द हाउसिंग। जी स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग क्या है? जब हम हाउस बनाते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज हाउस जो है वो किस तरह का होगा? सोशल एंड कमर्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फैमिली इनकम, फैमिली साइज and composition, standard of living, lifestyle of living, development, education must be taken into consideration in determining housing standards। जब हमने रहना होता है इन घरों में, जो हम उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एक प्लानिंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग है उनकी प्लानिंग में ये चीजें मस्ट होनी चाहिए कि जब हम प्लान करने जा रहे हैं किसी हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसकी फैमिली इनकम क्या है, फैमिली साइज क्या है एंड कंपोजिशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या होगा, डेवलप एजुकेशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग हाउसिंग स्टैंडर्ड। जब हम घर को बताते हैं तो इसमें ये सारी चीजें, वहाँ के डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का हो गया, फैमिली लाइफस्टाइल क्या होगा, फैमिली का साइज क्या होगा और वहाँ की इनकम फैमिली की क्या होगी, ये सारी चीज को जो है सामने रखते हुए एक प्लान करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ हाउस जो हमने बनाना है, जहाँ रहना उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। दीज आर वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। और ये स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग जो है कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन डिफरेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से तो चेंज आता है। और ये हाउसिंग स्टैंडर्ड जो है ये लिविंग स्टाइल और अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको ये वेरी करता है एक दूसरे से। अब लिविंग स्टैंडर्ड में अर्बन हाउसिंग एंड रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग और रूरल हाउसिंग जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्बन हाउसिंग क्या होते हैं और रूरल हाउसिंग क्या होते हैं। जब मैंने आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि अर्बन एंड रूरल हाउसिंग क्या होती है।
अब अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड क्या होगा? द स्टैंडर्ड ऑफ अर्बन हाउसिंग आर फॉलो। साइट साइट उसकी कैसी होगी? शुड बी एलिवेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया से, ब्रीडिंग प्लेस वहां कोई ना हो, और वहां प्लेजेंट इन्वायरमेंट हो। तो जब भी हम घर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर के सामने पार्क को हो, हमारे घर के इर्द गिर्द ग्रीनरी हो, हमारे घर के जो है रोड, आगे से गली या रोड जा रहा है वो काफी वाइड हो, और जो सामने वाले घर हैं वो जो है वो भी प्लेजेंट, खुशनुमा और खूबसूरत हो, और जो है वहाँ ग्रीनरी हो, फूल वगैरह लगे हों, ताकि दिखने में वो प्लेजेंट हो और हमें ऑक्सीजन भी मिले वहाँ जो प्लांट्स और ट्रीज है इर्द गिर्द लगाए हुए या पार्क के वहां से। फिर जगह तो हमने चूज कर ली, उसके बाद सेट बैक में फॉर प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन देयर शुड बी ऑन ओपन प्लेस ऑल अराउंड द हाउस कॉल्ड सेटबैक। अब जो है प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और घर के इर्द गिर्द जो है ओपन प्लेस ऑल अराउंड द हाउस, दैट इज कॉल्ड सेटबैक। अब जिस तरह हम जो है बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोठियां बनाई होती हैं, बंगले बनाए होते हैं, चारों तरफ से खुला एरिया होता है और दरमियान में जो है वो घर बनाया हुआ है, दैट टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड सेटबैक हाउस। वहाँ लाइटिंग और वेंटिलेशन का बहुत अच्छा सा अरेंज होता है। वॉल्स, उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए? दी वॉल शुड बी रीजनेबल एंड स्ट्रॉन्ग। वॉल्स मस्ट होनी चाहिए वहाँ चारों तरफ। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वेदर रेजिस्टेंस, जो वेदर को रेजिस्ट कर सके, ये ना हो कि बहुत अंधेरी चली है और दीवार गिर गई है, तो वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए। स्मूथ दीवारें होनी चाहिए, नॉट इजी डैमेज, और जल्दी से वो डैमेज ना हो कि वहाँ थोड़ा जा अर्थ क्विक आ जाए, थोड़ा सा अर्थ क्विक आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, या कोई जो है हुरिकेन्स वगैरह आ जाए, तो वॉल्स को जो है वॉल्स डैमेज हो जाए। इस टाइप की वॉल्स हमने चूज नहीं करनी, हमने वॉल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइप की और स्मूथ वॉल्स जो है वो चूज करनी वहां। अब हमारी हमने साइड को चूज किया, फिर सेटबैक देखा कि घर के चारों तरफ जो है वो लाइट और वेल वेंटिलेटेड हो, फिर उसकी वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग और जो है वेदर रेजिस्टेंस हो एंड स्मूथ हो, इजीली डैमेज ना कर सके। वेदर रेजिस्टेंस, कोई भी अर्थक्वेक आ जाता है या कोई भी हरिकेन टाइप आ जाती है, तो इस टाइप से वो रेजिस्ट कर सके। रूफ कैसी होनी चाहिए? हाइट शुड नॉट बी लेस देन 10 फीट। 10 फीट से कम जो है वो रूफ नहीं होनी चाहिए। रूम्स शुड नॉट बी लेस देन 2। अब जिस घर में रहना है उसके रूम मिनिमम 2 रूम्स होने चाहिए। फ्लोर एरिया, द फ्लोर एरिया शुड बी एट 120 स्क्वायर फीट। उसका फ्लोर एरिया जो है वो 120 स्क्वायर फीट मस्ट हो। अगर एक रूम बनाना है तो उसके रूम का स्क्वायर फीट बताया हुआ है। विंडोज, एवरी रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद 2 विंडोज। एवरी रूम में 2 विंडोज होना जरूरी है। अगर 2 विंडोज नहीं है तो एक जो है वो एग्जॉस्ट या फिर रोशनदान जिसको कहते हैं, तो दैट लाइक अ विंडो, तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जरूर होना चाहिए। लाइटिंग, द डेली लाइट फैक्टर शुड एक्सीड परसेंट परसेंट ओवर हाफ फ्लोर एरिया। लाइट जो है वो सनलाइट तकरीबन हाफ फ्लोर जो है उसको कवर करता हो, इतनी जो है सनलाइट रूम में आनी चाहिए। इस तरह की लाइटिंग जो है रूम और डोर्स और रोशनदान वगैरह इस तरह से उसके बनाने चाहिए जिस तरफ से जो है सनलाइट अंदर आ सके। Bathing and washing. The house should have facility of bathing and washing.
उस घर में वॉशिंग और बाथिंग की फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। जो बुक्स के अंदर आता है, जो हमारी जो है हेल्थ के लिए नॉर्मल है, उसमें जो है बाथरूम और वॉशरूम जो है, बाथिंग के लिए और वॉशिंग के लिए दो अलहदा रूम, एक वॉशरूम जाने के लिए हमें और दूसरा बाथिंग के लिए हमें अलहदा दो वॉशरूम होने चाहिए। हम क्या करते हैं, एक ही वॉशरूम बना लेते हैं जिसमें हमने वॉशरूम पे जाना होता है और बात भी वही करना होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि विलेज साइड पे या पुराने जमाने में ये दो होते थे, एक नहाने के लिए और एक वॉशरूम होने के लिए। हमारी बुक जो है वो भी यही कहती है कि वॉशिंग एरिया और बाथिंग एरिया अलग-अलग होना चाहिए। वाटर सप्लाई शुड हैव सेफ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और वहां पे वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड, अब जो है रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा, कैसा होगा? फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड आर सजेस्टेड इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में ये जो है स्टैंडर्ड जो है वो मस्ट हमें अप्लाई करना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 रूम्स, वहाँ भी रहने के लिए मिनिमम 2 रूम्स तो हों। सफिशेंट वरांडा स्पेस में भी प्रोवाइडेड। तो गांव में बरामदा टाइप बनाते हैं ना, जिसको हम बरामदा कहते हैं, वो वरांडा जो है उसकी सफिशिएंट जो है स्पेस होनी चाहिए वहाँ पे रूम्स के इर्द गिर्द, ताकि वहाँ जो है रूम की सेफ्टी के लिए कह लें कि रूम की सेफ्टी के लिए इर्द गिर्द जो है वो वरांडा बना होता है, प्रोवाइडेड विद सैनिटरी लैट्रिन्स। और वहाँ रूरल एरिया में जो हम हाउसिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो है वेल वेंटिलेटेड रूम हो, सफिशिएंट वरांडा हो और सैनिटरी लैट्रिन मस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। द विंडो एरिया शुड बी एट लीस्ट 10% ऑफ फ्लोर एरिया। विंडो एरिया जो है फ्लोर एरिया से 10% जो है ऊपर होना चाहिए। देयर शुड बी सैनिटरी वॉल्स, वहाँ पे वॉल्स सैनिटरी वॉल्स भी होनी चाहिए। देयर शुड बी एडिकेट अरेंजमेंट ऑफ द डिस्पोजल। अब डिस्पोजल और बैड फाउल स्पेलिंग और हाउस वेंटिलेशन, लैट्रीन, डिस्पोजल एरिया, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दी हुई हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब हम अपना एक घर बनाते हैं तो उसकी ये कंडीशन होनी चाहिए, जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजल मटेरियल नहीं होता, तो एडिकेट अरेंजमेंट नहीं होता, तो वहाँ जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस और बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस के अलावा जैसे मेंटल डिप्रेशन और सो मैनी डिजीजेस वहाँ हो जाती हैं। इसलिए जब मैंने आपको इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ाया, इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर ईच एंड एवरी थिंग जो उसके अंदर आ सकती है वो मैंने पढ़ाने के बाद मैंने आपको लिविंग स्टाइल और हाउसिंग स्टैंडर्ड बताए। अब हाउसिंग स्टैंडर्ड में वो सारी चीजें अप्लाई करनी है जो हम अपने जो है प्रीवियस 5 यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस 5 यूनिट्स में जो है हम एयर एंड वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई, लैट्रीन, डिस्पोजेबल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो हैं, रोडेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उन सारी चीजों को जब भी हमने अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है वहां पे अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एंड नीड ऑफ हाउसिंग में एयर मूवमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम objectionable odor and has air movement must be protected from rain, sun, wild animals, rodents and snakes। ये बात मैंने पहले भी कही कि जितना कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जितने इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर यूनिट आते हैं, सब यूनिट, वो सारे अप्लाई होते हैं जब हम एक अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है एयर मूवमेंट उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल नहीं होनी चाहिए, जिसमें ऑर्डर का ऑब्जेक्शन हो कि इस घर से तो ऑर्डर बाहर नहीं जा रही। तो वेल वेंटिलेटेड हाउस हो, मीन के वेल वेंटिलेटेड हाउस हो एंड हैज एयर मूवमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन।
और उसकी एयर मूवमेंट जो है या हाउसिंग की जो कंडीशन जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो हमें प्रोटेक्ट करे रेन से, सन से, वाइल्ड एनिमल से, रोडेंट से एंड स्नेक्स से। और ये चीज़ें मैंने पहले भी कही थी, जब हम अपने घर को बनाते हैं तो उसकी वॉल्स जो हैं वो रोडेंट एरिया से अवे फ्रॉम दी रोडेंट एरिया रखते हैं। अगर वहाँ पे रोडेंट आने हैं तो हम प्लांट्स जो हैं उनकी ट्रिमिंग करके रखते हैं। अब प्लांट्स या ट्रीज जो है अवे फ्रॉम आवर वॉल्स रखते हैं। अगर घर के अंदर हम कोई प्लांट्स ट्रीज रखते हैं तो उनकी ट्रिमिंग करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं कि वो हमारे रूम्स के साथ टच ना करें, जहाँ पे रोडेंट्स, स्नेक और वाइल्ड एनिमल्स का खतरा ना हो सके। इसी तरह से सैनिटरी सिस्टम जो है शुड हैव बाथरूम एंड सैनिटरी लैट्रिन। वहाँ पे सैनिटरी जो है लैट्रिन मस्ट हो और बाथरूम्स मस्ट हो और वहाँ पे डिस्पोजेबल सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो। फ्री फ्रॉम नॉइज, नॉइज शुड बी बिलो फ्रॉम 50 to 70 डेसिबल लेवल, डीबी लेवल इसको बोलते हैं, डीबी लेवल, डेसिबल लेवल। अब ये 50 to 70 जो है इससे बिलो अगर हम डीबी लेवल नॉइज का रखते हैं तो नॉइज फ्री बिल्डिंग हमारी होगी। इसकी एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग की आपको दी थी कि उस बिल्डिंग में जब हम गए थे तो इतना नाइस था कि हमें अपनी आवाज हमारे कानों के साथ गूंज रही थी। तो हम वहां से फौरन से चले आए। हम वहां गए थे किसी जो है मॉल पे हम गए थे और वो मॉल जो है नॉइज फ्री नहीं थी। हम गए थे अपने आप को फ्रेश करने के लिए और हम मेंटली एग्जॉस्ट होके वो नॉइज फ्री नहीं थे, वापस आ गए। तो जब भी हम अपने हाउस या किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें 50 to 70 बिलो डीबी लेवल जो है वो रखते हैं ताकि वहां पे नॉइस ना आए। एडिकेट लाइट होनी चाहिए वहां की, शुड हैव एडिकेट लाइट, टैप वाटर मस्ट हो वहां पे, शुड हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ ट्यूबवेल, वहां पे ट्यूबवेल या वाटर सप्लाई जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ह्यूमिडाइट प्रूफ रूम्स, रूम्स जो है ह्यूमाइड जो है ह्यूमिडाइट जो है यहाँ पे नमी है उससे प्रूफ रूम बनाने, ताकि अगर वेल वेंटिलेशन होगी वहाँ पे जो है विंडोज होंगी, डोर्स होंगे, वहाँ सनलाइट आएगी, क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो ह्यूमाइड एरिया नहीं होगा वहाँ पे। सनलाइट का मैंने जिक्र कर दिया कि सनलाइट मस्ट है वहाँ पे। should have a system of getting proper and adequate sunlight। अब सनलाइट का फोकस किया गया है, जैसे ही हमें क्रॉस वेंटिलेशन की जरूरत होती है सनलाइट की भी जरूरत होती है, ताकि कोई और जो एक तो सनलाइट से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी खत्म हो जाते हैं, ह्यूमाइड भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है हेल्दी वहाँ रह सकते हैं, हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो हेल्दी होगा। क्रॉन होगी हाउस मस्ट हैव क्रॉस वेंटिलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ हाउसिंग में जो है वो बिलो अ लिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ हाउसिंग। टाइप्स ऑफ हाउसिंग में किस टाइप के हाउसिंग आ सकते हैं? कंडोमिनियम हाउसिंग, डिटैच्ड हाउसिंग, टाउन हाउस, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स हाउसेस एंड सेमी डिटैच्ड हाउस। अब जब हम घर बनाते हैं तो हमारे घर जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। घर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू लिविंग एरिया कि हम किस लिविंग एरिया में रह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे हाउसिंग स्टाइल होते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है अपने लिविंग हाउस बनाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कंडोमिनियम हाउसिंग जो है वो किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट स्टाइल में ये इसका मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई है। कंडोमिनियम हाउसिंग्स आर form of ownership that can apply to almost all type of housing। अब कंडोमिनियम हाउसिंग जो है वो ऑल टाइप ऑफ हाउसिंग में होंगी, इसमें ओनरशिप होती है एक हाउस की। यू ओन द यूनिट और कंडो मीन ऑनर,
ठीक है, एक यूनिट का ऑनर या एक घर का ऑनर या एक जो कह लें कि एरिया का ऑनर, बट यू डू नॉट own the land that is built on any common space outside the unit। जो जिस तरह आप कह लें कि फ्लैट सिस्टम है, उस फ्लैट सिस्टम में आप जो है आपकी ऑनरशिप जो है एक फ्लैट की होगी। ठीक है, एक फ्लैट की आपकी ऑनर होगी, उसको आप कहेंगे कंडोमिनियम। अब इसी तरह अगर बहुत बड़ा कोई प्लाजा है तो प्लाजा में अगर आप कोई घर या फ्लैट या कोई जो है शॉप लेते हैं तो उसमें आप ओनर होंगे सिर्फ उसके जो कि आपने लिया है, ना कि जो वहाँ पे जो प्लाजा है उसपे 100 200 300 जो शॉप्स हैं या वहाँ पे जो है एक बना हुआ है लिविंग स्टाइल एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, उनमें से जो आपने परचेज किया आप सिर्फ उसके ऑनर है। आपकी लैंड सिर्फ ऑन द लैंड दैट इज बिल्ड ऑन एनी कॉमन एरिया आउटसाइड द यूनिट। ये एक कॉमन एरिया होता है एक यूनिट का। यू चार्ज मंथली टू मेंटेन इनडोर एंड आउटडोर कॉमन एरिया शेयर्ड बाय कंडो ओनर्स इंक्लूडिंग पार्किंग एरिया, एलिवेटर एरिया, कारपेट्स, फ्रंट एंट्रेंस एंड एनी रिक्रिएशन फैसिलिटीज। अब जितनी भी उस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई प्लाजा टाइप है या फ्लैट्स टाइप्स है तो उस एरिया में जो है आप ऑनर सिर्फ उस एरिया के जिसको आपने परचेज किया, बाकी सारी चीजें जो हैं वो कॉमन और कंबाइंड होंगी। उसमें जो है पार्किंग एरिया, एलिवेटर, कारपेट्स जो फ्रंट से लेके जो रूम्स तक जाने के लिए जो है वो कारपेट्स होते हैं, और फ्रंट एंट्रेंस जो है वो भी शेयरिंग में। एनी रिएक्टेशन फैसिलिटीज, जितनी भी रिएक्टेशन फैसिलिटीज हैं हर चीज ईच एंड एवरीथिंग इज शेयर्ड देयर। ठीक है, बट ओनली यू आर ओनर ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑनरशिप जो आपने परचेज किया है। तो इसमें जो है आप पे करते हो मंथली। मंथली जो पे सबकी इक्वली जो है वो होती है उस चीज़ों को, जैसे पार्क एरिया, एलिवेटर, कारपेट या फ्रंट एंट्रेंस, कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उसको सही करवाने के लिए मंथली चार्जेस वहाँ देने होते हैं। बट कंडो एरिया जिसके आप ऑनर हैं उसके आप खुद से मालिक हैं और उसकी खुद से आप लोगों को जो है केयर करना पड़ेगी। कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसकी आपको खुद से करनी पड़ेगी। बट बाकी शेयरिंग एरिया जो है उसमें मंथली पेमेंट की जाती है, और जो वहाँ का ऑनर होता है पूरी बिल्डिंग का वो फिर कंस्ट्रक्ट या उसको जो है दोबारा रिकंस्ट्रक्ट जो भी चीज़ करानी होती है उसको करवा के देता है। ठीक है, ये थे हमारे कंडोमिनियम हाउसिंग। अब कंडोमिनियम हाउसिंग की मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ, इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब अपार्टमेंट्स कह लें इसको, अपार्टमेंट टाइप्स आपको दिखाए गए हैं। इसमें जो है हम तो एक अपार्टमेंट्स ले सकते हैं, बाकी जितने भी एलिवेटर्स हैं इसके वो सारे शेयर में होंगे, इसके पार्क जितने होंगे वो शेयरिंग में होंगे। ठीक है, इसका जो इसकी कारपोर्च है वो शेयरिंग में होगा। ठीक हो गया, तो जिसका हमें मंथली पे करना होता है। सेकंड है डिटैच्ड हाउस। दिस हाउस दैट स्टैंड ऑन इट्स own. It is also referred to detached home, and it is more expensive type home. You can both house and land on its own. अब जो इससे पहले मैंने आपको अपार्टमेंट्स दिखाए थे, इसमें अगर आपका सेकंड अपार्टमेंट्स है तो सिर्फ आपका वही एरिया है, लैंड आपकी नहीं है। ठीक है, आपकी वही लैंड है जो रूफ के ऊपर एक अपार्टमेंट बनाया हुआ है। बट इसके इक्वल जो डिटैच्ड हाउस है उसमें अपनी लैंड और अपने डिटैच्ड हाउस होते हैं। डिटैच्ड हाउस मीन जो किसी दूसरे घर के साथ अटैच नहीं है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि घर जो है वो चारों तरफ से 5 मरला का है या 10 मरला का है, एक कैनाल का घर है,
उसके खुद से आप ऑनर है, वो लैंड आप लोगों ने परचेज की है और उसकी वॉल्स किसी के साथ जो है शेयरिंग में नहीं है और उसकी चारों तरफ से जो है वो ओपन एरिया है। ये ओनली यूर प्रॉपर्टी एंड यूर ऑनरशिप और इसमें आपकी लैंड भी आपकी वॉल्स भी आपकी, रूफ भी आपकी, फ्लोर भी आपका, ईच एंड एवरीथिंग इज यूर, यू आर ऑनर ऑफ दिस होम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटैच्ड हाउस, क्योंकि ये किसी के साथ अटैच नहीं होता, ना शेयरिंग में होता है। जी फ्लैट तो मैंने बता दिया, अपार्टमेंट्स या फ्लैट लाइक वो इससे पहले डिटैच से पहले थे। अभी जो है टाउन हाउस is a unit in a row of another unit that look like house attached to each other। टाउन हाउस में ये देखें जितने भी हाउसेस दिखाए गए हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इनकी वॉल्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। Especially in a city, there also smaller unit above each town house। कोई भी टाउन हाउस बनाया होता है सिटी एरिया में तो उसके दिखने में ये खूबसूरत हाउस होते हैं, बट इनकी वॉल जो है वो एक दूसरे के साथ जो है अटैच हुई हुई हैं। दीज आर 2-3 लेवल्स टॉल, ये 2-3 लेवल्स टॉल होते हैं। तो इसकी स्टोरीज 2 और 3 स्टोरीज होती हैं और सारी जो है एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इनको डी अटैच एरिया कहते हैं, सॉरी इसको टाउन हाउस कहते हैं। अब टाउन हाउस में इनकी दीवारें शेयरिंग में होती भी हैं और शेयरिंग में नहीं भी होती। जिस तरह लाहौर में ये जो है जितने घर आपको अटैच्ड हाउसेस नजर आ रहे हैं ना, सारे उन्होंने अपनी दीवारें बनाई हैं, उन्होंने अपनी दीवारें खुद से बनाई होती हैं और कोई एक दूसरे की वॉल का ऑनर नहीं होता। जब दूसरा अपना साथ वाला घर बनाता है तो वो दोबारा अपनी लैंड में दोबारा उतनी ही जो है दीवारें बनाते हैं। जैसे गांव में या कुछ एरियाज में एक दीवार बना लेता है तो दोनों घर वाले वो उस दीवार को शेयर कर लेते हैं, बट ये अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी और रीजन टू रीजन। लाहौर में इस तरह का कोई भी जो है चक्कर नहीं है कि वो एक दूसरे की दीवार को शेयर कर लेंगे। उनकी अपनी वॉल्स बाउंड्री होती है बट वो अटैच्ड होते हैं होम टू होम, हाउस टू हाउस। ठीक है, इन्होंने वॉल बाउंड्री जो है अपनी खुद अपनी लैंड के अंदर कंस्ट्रक्ट की होती है और दूसरे घर वालों ने अपनी वॉल बाउंड्री जो है वो खुद से कंस्ट्रक्ट की होती है। इनकी वॉल्स जो है वो शेयरिंग में नहीं होती, जिस तरह अपार्टमेंट्स की वॉल्स जो है वो शेयरिंग में थी, उनकी रूफ शेयरिंग में थी, उनकी बाकी चीजें शेयरिंग में होती। इनकी ऑनरशिप अपनी है बट ये अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। और वेंटिलेशन का देखा कि वेंटिलेशन का सिस्टम कितना खूबसूरत है। हर रूम को फ्रंट से, साइड से, बैक से वेंटिलेशन एंड क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि विंडोज, डोर्स और ये ऊपर जो है इसके स्मॉल विंडोज कह लें या रोशनदान जिसको बोलते हैं उर्दू में, ये ठीक है। एनफ जो है वहाँ एडिकेट एयर और क्रॉस एयर सिस्टम जो है एयर एंड वेंटिलेशन जिस पे हमारा आज का टॉपिक है वो इनको मिल रही है। सेमी डिटैच्ड हाउस, अब कुछ सेमी डिटैच्ड हाउस है। दिस इज अ होम ज्वाइंट टू एन अदर वन साइड। Owners are responsible for care and maintenance for their own side। इसमें जो है वन साइड इनकी अटैच्ड होती है, बाकी उनकी जो है डिस्टेंस है वॉल्स के अंदर। ऑनर्स के साथ जो इसमें ऑनर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी केयर या रिकंस्ट्रक्ट उन्होंने इसको खुद से करवाना होता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैट द फुली डिटैच्ड हाउस। जो डिटैच्ड हाउस थे उससे ये लेस एक्सपेंसिव है, जो डिटैच्ड हाउस थे वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स हाउसेस, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स हाउसेस is a building that is divided into multiple units। अब ये डिवाइड की है मल्टीपल यूनिट्स में।
Each household has separate entrance and responsible for care of its own house. अब ये अपने ओन हाउस के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको डिवाइडेड जो है मल्टीपल यूनिट्स में किया गया है, बट इनकी जो एंट्रेंस है वो सबकी चेंज है। वो रिस्पॉन्सिबल है अपने जो है केयर के अपने ओन हाउस के, जो अपने 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 हाउस है। ये सारे जो है इनको अटैच्ड करके बनाया हुआ है, और ये स्मॉल हाउसेस होते हैं, और इनकी एंट्रेंस छोटी छोटी एंट्रेंस जो है साथ साथ बनी होती है, और वो अपने जो है गेट से या अपने डोर से एंटर होके इन हाउसेस में जाते हैं। वो अपने जो उनका ऑनर होता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑनरशिप। जी, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ जो था वो आज उसके 5 सब यूनिट भी खत्म हो गए। नेक्स्ट में कोई और दूसरा यूनिट लेके आऊंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा टाइम भी आप लोगों के साथ खत्म हो गया। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।